हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एन जोन में। जैसे आप लोग को पता है ऑलरेडी 10 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। साइंस नाइन्थ के साइंस को थ्योरी हम कवर कर रहे हैं। ये 11th चैप्टर है जिसमें हम वर्क एंड एनर्जी वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। वन शॉर्ट वीडियो है, एक बार में पूरा चैप्टर कवर होगा। और इसमें क्या है कि हम एक एक चीज़ कराएंगे जिससे अगर एमसीक्यू आए इस टॉपिक से तो एमसीक्यू आपसे छूटे ना। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए मददगार है, खासकर बीपीएससी जो 70th होने वाला है, यूपीपीसीएस होने वाला है, और जो टीआरई 4.0 आने वाला है जिसमें जनरल पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। और साइंस से स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है वो तो अलग बात ही है, तो उस सब में मदद करेगा क्योंकि हम एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं। तो ये 11th चैप्टर है, इसमें वर्क एंड एनर्जी डिस्कस करेंगे। नोट्स भी आपको मिलेगा और एक एक चीज़ हम अच्छे से करेंगे। और इसमें मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगा, न्यूमेरिकल पे फोकस, क्योंकि हमारा मेन जो अटेम्प्ट है गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट के लिए है। तो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे फोकस नहीं होगा क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल आते नहीं है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। फोकस होगा कॉन्सेप्ट पे, फॉर्मूला पे, यूनिट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप देख रहे हैं एन जोन। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क पे। देखो, जो कॉमन डेफिनीशन है हम लोग का, जो हम आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, कि मान लो एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई इंसान है वो एक बड़े पत्थर को धक्का दे रहा है, उससे पत्थर खिसका नहीं, अपने जैसे पत्थर हिला नहीं, बट वो बहुत मेहनत किया, पूरा अपना एनर्जी एग्जॉस्ट किया। हम तो बोलते यार इतना ज़्यादा मेहनत किया तो बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। बट साइंटिफिक डेफिनीशन में इसको काम नहीं माना जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यार हम पूरे दिन बैठ के ये काम किए, वो काम किए, दिमाग सोचे, पूरा दिमाग खर्चा किए, साइंटिफिक डेफिनेशन में उसको भी काम नहीं माना जाएगा। तो अब क्वेश्चन होता है कि काम का साइंटिफिक कॉन्सेप्शन क्या है। साइंस किसको काम मानता है, किसको वर्क मानता है। साइंस एक ही चीज़ को वर्क मानता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो, ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो, तो ऑब्जेक्ट अगर अपने जगह से हिला, अपने जगह से डिस्प्लेस हुआ, कुछ दूर चला, तो उसको काम मानेंगे। अगर ऑब्जेक्ट भारी है, हमारे अब मेरे हाथ में शरीर में उतना दम नहीं है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को हिला सकूं, ऑब्जेक्ट कहीं गया ही नहीं, तो इसको वर्क साइंस नहीं मानेगा। आप भले ही अपना पूरा एनर्जी खो दीजिए, पूरा आपका सब कुछ लगा दीजिए, बट अगर ऑब्जेक्ट अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ तो उसको वर्क काम नहीं माना जाएगा, वर्क डन नहीं माना जाएगा। तो वर्क डन का डेफिनीशन क्या है, सिंपल समझो। वर्क डन बाय ए फोर्स, क्योंकि काम तब तक नहीं होगा जब तक आप फोर्स नहीं अप्लाई करोगे, यानी बल नहीं अप्लाई करोगे। वर्क डन बाय ए फोर्स, work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by distance moved in the direction of force। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात लिखा हुआ है कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट आपके फोर्स के दिशा में, आपका जो फोर्स का डायरेक्शन है ना, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू एस। क्लियर। अब हम चाहे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई ट्रॉली को खींच रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, खींच लिया, इसको भी हम काम बोल देंगे। कोई भी आप अगर सर पे कोई बर्तन रखे हो, बहुत देर तक खड़े हो, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो आपका वर्क डन नहीं कहा जाएगा। तो सिंपल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब वर्क डन में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वर्क क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या है वर्क का, जूल है। तो चाहे वर्क का यूनिट करो या एनर्जी का यूनिट करो, दोनों का यूनिट जूल ही है। जूल के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ स्पेशल जानकारी। ये जो जूल वर्ड आया है वो कहाँ से आया है। ये एक इंसान थे जिनका नाम था, एक इंसान थे, मैं थोड़ा सा छोटा पहले, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल
कभी कभी साइंटिस्ट किस देश से बिलोंग करते ये क्वेश्चन आ जाता है। ये ब्रिटिश से बिलोंग करते थे। क्या? ब्रिटिश से बिलोंग करते थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह किया था एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में और भी। और एक और चीज़ के बारे में, ही अल्सो वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। और क्या डिस्कवर किया था? एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा मैकेनिकल वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसके वैल्यू को भी डिस्कवर किया था। और एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट जूल ही है इन्हीं के नाम पे। ठीक है, एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट जूल ही है। एक और चीज़ याद रख सकते हैं, क्या नाम है? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। दो एक्सपेरिमेंट कौन कौन था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वेरीफाई किया था एक्सपेरिमेंटली, ये इन्होंने दिया नहीं था, इन्होंने वेरीफाई किया था। उसके बाद हीट का जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट होता है ना, उसको इन्होंने डिटरमाइन किया था, बताया था। क्लियर? दो चीज हो गए। तो अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है, सोचो आप, क्या आपको लगता है कि कोई छोटा सा बच्चा है जो पहिया वाला गाड़ी यूज करता है, वो अगर इसको खींच लिया, वो इसको 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और हम एक भारी सामान को धक्का दे रहे हैं, कितना भी फोर्स लगाए, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा वो इसका आधा मीटर ही डिस्प्लेस हुआ, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं यार इस बच्चे ने तो ज़्यादा काम किया है? क्या ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चे का वर्क डन ज़्यादा है हमसे? बोल सकते हैं? नहीं ऐसा बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा किया। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमने अभी देखा वर्क डन का फॉर्मूला ही क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका फोर्स कम है, भले इसका डिस्प्लेसमेंट इससे 2 गुना है, बट इसका फोर्स बहुत कम है। तो वर्क डन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे थोड़ी डिपेंड करता है, फोर्स पे भी डिपेंड करता है कि ये फोर्स तो बहुत कम लगा है, यानी इसका फोर्स का वैल्यू बहुत कम है। मान लो 1 न्यूटन है, इसका फोर्स का वैल्यू मान लो 50 न्यूटन है। समझ में आया? तो इसका 50 न्यूटन है, तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 50 × 1/2, तो ये 25 आएगा। इसका 1 × 1 1 ही आएगा ना। तो इसका वर्क डन कम होगा, इसका वर्क डन ज़्यादा होगा, क्योंकि वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड थोड़ी करता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे थोड़ी, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे भी। अब इतना क्लियर है ना? यहाँ पे देख सकते हो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस इट बाय 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिस लाइन में मैं अगर इस बुक को उधर धक्का दे रहा हूँ, जिस दिशा में धक्का दे रहा हूँ उसी डायरेक्शन में जाएगा। अब वर्क डन के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए? सबसे पहले, अगर कोई चीज़ अपने मन से जा रहा है तो क्या वर्क डन होगा? डिस्प्लेस हो रहा है, कोई फोर्स ही नहीं लगा, नहीं होगा, यानी फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगना ही चाहिए। ठीक है। और सेकंड क्या होता है, होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अपने जगह से डिस्प्लेस होना चाहिए। सिंपल। दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं, दोनों कंडीशन होना चाहिए। दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं हुआ तो हम वर्क डन नहीं बोलेंगे। वर्क डन के 3 रूप होते हैं, काम, जीरो काम। कब? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में 90 डिग्री होगा। दोनों, जैसे हम किधर लगा रहे हैं, मान लो हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट इधर डिस्प्लेस होगा। तो एक्चुअली ये होता क्या पता है? F इंटू एस कॉस थीटा। तो F इंटू एस कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा 90, तो कॉस 90 क्या होता है? 0। तो यानी अगर दोनों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है तो वर्क क्या होगा? निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, 0 होगा, या कुछ भी नहीं होगा, नहीं बता सकते। तो ये वर्क डन 0 होगा। 0 कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, ये वही है। मैन कैरीज ए लोड ऑन हिज हैंड एंड मूव्स ऑन द लेवल रोड, वर्क डन बाय मैन ऑन द लोड इज 0। ठीक है, चलो अगला है पॉजिटिव वर्क। सिंपल कि आप फोर्स भी इधर ही लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी इधर ही हुआ, तो ऑब्वियसली एस मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। निगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है कि आप धक्का इधर लगा रहे हो बट ये जा रहा है इधर, उल्टा, मतलब आपका फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सीधा अपोजिट है। कितना एंगल है? 180 डिग्री का एंगल है। तो इसमें आप अगर इस दिशा में निकालोगे वर्क डन, तो फोर्स अगर इस दिशा में लगो तो डिस्प्लेसमेंट आपके उल्टा दिशा में ना, तो डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव लेना पड़ेगा, तो इसको हम निगेटिव वर्क बोलते हैं।
इतने में कोई दिक्कत है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? निगेटिव। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी देखो, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एबिलिटी होती है काम करने की उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं, यानी ऊर्जा बोलते हैं। इसका भी यूनिट जूल ही है। बट थोड़ा सा समझते हैं। नॉर्मल सेंस में साइंस की बात हटाए तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? सन को हम बोलते हैं। उसके अलावा हम बोलते हैं ना कि एनर्जी और कहाँ से मिलता है? किसी एटम के न्यूक्लियस से मिलता है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के कारण। ये भी हम सुने हैं, और हम भी सुने कि धरती के नीचे से भी एनर्जी निकलता है। बट ये एक अलग डेफिनेशन है, बट साइंस में इसका प्रिसाइज मीनिंग है। जैसे क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बॉल है। बॉल के अंदर, बॉल जब बहुत तेज से फेंका गया तो बॉल में एनर्जी आ गया है, एनर्जी आ गया है, क्योंकि बॉल अब खुद से काम कर रहा है, खुद से काम कर रहा है। एनर्जी होता है एक्चुअली क्या, कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो बॉल के पास ये एनर्जी आ गया जिसके कारण वो काम कर रहा है। काम करने कैसे काम कर रहा है भाई? अपने जगह से एक, जैसे बॉलर के हाथ से वो विकेट से टकरा रहा है, तो विकेट से जैसे ही टकराया तो विकेट को तोड़ दिया है, विकेट को बहुत दूर फेंक दिया। इसका मतलब क्या हुआ? बॉल का जो एनर्जी है वो किस में ट्रांसफ़र हो गया? विकेट में। कुछ कुछ एनर्जी विकेट में ट्रांसफ़र हो गया। हो सकता है बॉल रुक जाए कुछ देर में और विकेट भी थोड़ा इधर उधर चले जाए। तो इसका मतलब एनर्जी मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे क्या हुआ? ट्रांसफ़र भी हुआ। ये भी आपको पता चल जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है एनर्जी के। बट अभी समझिए कि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। एनर्जी और वर्क दोनों का ऐसा यूनिट जूल ही होता है। एनर्जी के फॉर्म कितने होते हैं? देखो, बहुत फॉर्म होते हैं नेचर में, मैंने बता ही दिया। फ्यू ऑफ देम, कुछ को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, कुछ को हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी। बट मेनली हमको साइंस में क्या पढ़ना है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है। ठीक है, तो दो प्रकार है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हैं? द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसमें एक एनर्जी आ जाएगी जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एक बहुत अच्छा एक्टिविटी से समझाया गया है। जैसे ऐसे बोला गया है कि एक आप सैंड ले लेते हो, एक बॉल पहले लो और सैंड ले लो, ठीक है? थोड़ा गीला लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बोला कि पहले इसको 25 सेंटीमीटर से फेंको, फिर और दूर से फेंको, और दूर से फेंको, और ऊंचाई से फेंको। कब सबसे कम गड्ढा बनेगा? डिप्रेशन जो बनेगा ना इसमें बॉल लगने के कारण, ये सबसे कम गड्ढा बनेगा। इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, और सबसे ज़्यादा ये बनेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जितना ऊपर से फेंकोगे उसके अंदर उतना ज़्यादा गति होगा। उतना गति होगा, जितना मास तो सेम है, जितना ज़्यादा गति होगा उतना ज़्यादा एनर्जी आएगा। जितना एनर्जी आएगा उसका मतलब, एनर्जी का मतलब ही होता है कि कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ज़्यादा काम करेगा, उतना ज़्यादा काम करेगा, उतना डिस्प्लेसमेंट करेगा। उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया इसका मतलब उतना ज़्यादा गड्ढा करेगा। सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी कैन कैलकुलेटेड बाय, ये फॉर्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर, जिसमें एम मास है, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। देखो, ये मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये नहीं आएगा, फिर भी मैं समझा देता हूँ। इससे आपको कुछ कुछ चीज़ें और पिछला वाला चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2as होता है। वी माइनस यू बराबर 80 होता है। ये जो मोशन वाला जो फॉर्मूला था तीन, सबसे पहले समझो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, उसको आप ऐसे जगह पे लटाए हो जो फ्रिक्शन लेस सरफेस है। मतलब उस सरफेस पे फ्रिक्शन ही नहीं, क्या नहीं है? उस सरफेस पे फ्रिक्शन ही नहीं है। और ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m है। तो ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाते हो तो उसका स्पीड मान लो पहले u था, u जीरो भी हो सकता है, कि हो सकता है ऑब्जेक्ट रुका हुआ था। ऑब्जेक्ट का स्पीड u था, बाद में स्पीड v हुआ। फोर्स के अप्लाई करने के कारण कितना डिस्प्लेस कर दिया हो? s डिस्प्लेस कर दिया हो। इतना क्लियर है ना? ये पॉइंट से वही लिखा है कि इनिशियल वेलोसिटी u था, बाद में v आया। और देखो, क्योंकि कोई डिसिपेटिव फोर्स का मतलब आपके जितना आपने फोर्स लगाया उतना डिस्प्लेस किए हो। क्योंकि फ्रिक्शन नहीं था तो आपके फोर्स को कम करने वाला कोई नहीं था।
ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, वर्क डन ऑन ए बॉडी विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क जितना होगा, वर्क डन होगा जितना बॉडी में, वो किसके फॉर्म में चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है। अब देखो ये हमको फॉर्मूला पता है, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी फॉर्मूला पता है। और एक और फॉर्मूला पता है, एफ बराबर एम ए। अब बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दो। ए यहाँ से ले लिया, एम यहाँ से ले लिया, ए कहाँ से लेना है, ए यहाँ से ले लिया। देखो वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस। एफ यहाँ से ले लिया एम में और एस यहाँ से ले लिया ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ए कट जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, हाफ एम, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इधर लिखोगे। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो ये हट जाएगा, क्या बचेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही है। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर उसमें वेलोसिटी आ गया, गति आ गया, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे हमने बॉल का एग्जांपल देखा, वो समझ में आया। चलिए, और एक और चीज़ याद रखिए कि कोई चीज़ है, मान लो एक बॉल है, आपने इस बॉल पे पीछे से धक्का लगा के मारा, और एक और यहाँ पे बॉल है, तो मान लो यहाँ पे आप फुटबॉल है, पैर मारे, ठीक है, आपका पैर आगे नहीं जा रहा, बस बॉल को मार दिए, और ये बॉल के पास आपके पैर के का जो एनर्जी था, ठीक है, वो इस बॉल में आ गया पूरा। अब इस बॉल जाके इससे टकराएगा तो इसका एनर्जी इस बॉल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, कुछ इस बॉल में भी रहेगा, क्योंकि टकराने के बाद बॉल भी तो, ये बॉल भी तो इधर उधर होगा, समझ रहे हो ना। एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होती है। अब अगला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। एक पॉइंट और समझ लो कि कोई अगर खुद काम कर रहा है तो उसका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी भाई कि बहुत काम करेगा, एनर्जी उतना ही मेंटेन रहेगा, रोबोट थोड़ी एनर्जी डिक्रीज होगा। क्लियर। कोई काम कर रहा है खुद से, और किसी पे काम हो रहा है, मतलब खुद नहीं काम कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट पे हम धक्का दे रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस ऑब्जेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का एनर्जी जो होगा वो इंक्रीज होगा। समझ में आया। वर्क डन खुद करोगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी, वर्क डन खुद नहीं करोगे, ऑब्जेक्ट करेगा वर्क डन, ध्यान देना। मतलब ये आप क्या कर रहे हो, इस केस में आपने क्या देखा, आपने खुद काम किया तो आपका एनर्जी डिक्रीज होगा। इस केस में क्या हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस केस में क्या था कि वर्क डन मैं कर रहा हूँ तो मेरा ऑब्वियसली एनर्जी डिक्रीज होगा। इस केस में मेरे पे वर्क हो रहा है, तो मेरे पे वर्क हो रहा है, यानी हम ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट पे वर्क करें तो हमारा एनर्जी तो डिक्रीज ही होगा, बट इस ऑब्जेक्ट का एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया कि हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारा एनर्जी डिक्रीज होगा, बट हम जिस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का एनर्जी इंक्रीज होगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को हमने भी धक्का दे दिया, कुछ कर दिए, तो उसका एनर्जी तो इंक्रीज होगा ही होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए बॉडी, किसी बॉडी में एनर्जी आता है ड्यू टू इट्स पोजीशन। अगर किसी आप रबर को स्ट्रेच करते हो, किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ ही जाएगा। ठीक है। अब पहला है ये, देखो जनरली हम इसी को पोटेंशियल मान लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है एम इंटू जी इंटू एच, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। कि किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप ऊपर फेंको, हाँ कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको आप ऊपर फेंके हो, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्योंकि m तो कांस्टेंट है, g भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है इतना कम ऊंचाई तक, h लेकिन इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जाते वक्त जितना ऊपर जा रहा है उसका h इंक्रीज होता जा रहा है। तो जिस बॉटम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0 था, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पॉइंट पहुँचते पहुँचते उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत। बट धीरे धीरे फिर से, अब क्योंकि बॉल ऊपर ही थोड़ी रह जाएगा, नीचे गिरेगा, तो धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीज होते होते कहाँ पे, यहाँ पे आके फिर से 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है ना। हाइट फ्रॉम द रेफरेंस समझ लीजिए, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to the point against gravity। मतलब कितना काम करना पड़ा जिससे किसी ऑब्जेक्ट को
सरफेस पे, अर्थ के सरफेस से ग्रेविटेशन के खिलाफ कहीं पे आप भेज रहे हो तो जितना काम करना पड़ा उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये क्या है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हमको पता है फोर्स कितना लगता है, मास इनटू ग्रेविटी और इनटू एच, यही इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम जी एच, तो एनर्जी इक्वल टू एम जी एच यूनिट इज गेन्ड बाई ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम फेंके हैं तो ऑब्जेक्ट ने एनर्जी गेन किया, याद रखना कौन सा एनर्जी गेन किया, एम इंटू जी इंटू एच। अब अगला टॉपिक क्या है कि एनर्जी का कंजर्वेशन मतलब क्या। जैसे हमने आपको बताया कि हम जब बॉल को फेंकते हैं तो विकेट क्या हो जाता है, विकेट टूट जाता है या विकेट बिखर जाता है। तो मेरे बॉल के पास जो एनर्जी था वो कुछ एनर्जी किस पे आया, विकेट पे आया, और कुछ एनर्जी बॉल पे आया। तो आप बोलोगे फिर रुक क्यों गया, भाई रुका इसीलिए क्योंकि उस पे क्या लगने लगा था, फ्रिक्शन लगने, बॉल टकराने के बाद सरफेस पे फ्रिक्शन लगने लगा था। ठीक है, अब तो हुआ क्या, एनर्जी, इसलिए एनर्जी के बारे में बोला जाता है कि ये न क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय होता है, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको क्रिकेट बॉल से बताता हूँ। जैसे ही आप बॉल को ऊपर फेंकोगे, ठीक है, तो जैसे ही आपके हाथ से बॉल निकला तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे आपके हाथ से बॉल निकला सबसे ज़्यादा स्पीड उसी समय, वेलोसिटी उसी समय होगी ना, बट धीरे धीरे, और क्या इस समय पोटेंशियल एनर्जी होगा, नहीं, उसमें जीरो होगा क्योंकि अभी कुछ हाइट ही नहीं चला है। तो आप बोलोगे सरफेस से हाइट जोड़ ले, नहीं नहीं, हम रेफरेंस माने अपना हाथ ही को रेफरेंस माने, तो वहाँ पे थोड़ा भी दूर नहीं ना चला है बॉल, तो मतलब जिस समय मेरे हाथ से जस्ट निकल रहा है यानी दूरी जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बट धीरे धीरे जैसे ऊपर गया पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा कि नहीं, क्यों इंक्रीज होगा, अभी तो मैंने बताया क्योंकि हाइट इंक्रीज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, बॉल उसी स्पीड में चलता रहेगा, नहीं, धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगा और कुछ समय बाद बॉल रुक जाएगा, यानी यहाँ पे आते आते काइनेटिक एनर्जी जीरो। समझ रहे हो ना, काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों, क्योंकि एक क्षण के लिए तो बॉल रुका ना, क्षण के लिए बॉल रुका तो वेलोसिटी जीरो, बॉल गया एकाएक नीचे थोड़ी दौड़ रहा है, नहीं, एक क्षण के लिए रुका फिर नीचे आया, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो अगर इसको और इसको जोड़ोगे ना, जोड़ने पे हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो है तो ये मैक्सिमम है, यहाँ पे ये मैक्सिमम तो ये जीरो, बीच में कहीं ऐसा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी भी बीच का वैल्यू होगा, और अब ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता रहेगा, काइनेटिक एनर्जी फिर से इंक्रीज होगा, क्योंकि तभी तो हाथ में जब कैच लेते हो तो हाथ में बहुत चोट लगती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो भले ही हो गया था, नीचे आते वक्त और फिर से बढ़ने लगा। समझ में आया ना, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एक रूप से दूसरा रूप बदलता है बट दोनों का क्या होता है, दोनों का ऐड हमेशा कांस्टेंट होता है। अब द चेंज इन, ये तो मैंने बता दिया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी इन डैम, ये हम लोग को पता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड हीट इन हीटर्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाती है। केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इंजन, ये तो बहुत बेसिक बेसिक, ये मैंने आप लोग को बता ही दिया कि देर इज नो लॉस देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का ऐड हमेशा कांस्टेंट ही होता है। अब देखो वर्क हमने क्या देखा कि हम फोर्स अप्लाई करने पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, ये देखिए। एनर्जी क्या देखा कि कैपेसिटी ऑफ वर्क, काम कितना कर सकता है। पावर होता है कितना फास्ट कर सकता है, क्या आप बोल सकते हैं कितना फास्ट कर सकता है, मतलब रेट क्या है, एक सेकंड में कितना काम करेगा, एक घंटा में कितना काम करेगा। अंतर समझे, वर्क डन क्या था, फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन बोल दिया। एनर्जी क्या है कि कैपेसिटी ऑफ वर्क कितना है, कितना काम कर सकता है, एक किताब पढ़ सकता है, लेकिन पावर क्या देखता है कि एक घंटा में कितना किताब पढ़ेगा। समझ में आया, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पावर बराबर का होता है वर्क पर यूनिट टाइम, जिसका यूनिट क्या होता है वॉट, तो पावर बराबर वॉट बटे टाइम।
तो वन पावर का यूनिट क्या होता है, सॉरी वर्क का होता है 1/जूल, 1/जूल 1/सेकेंड, इसलिए 1 वाट बराबर होता है 1 जूल/सेकेंड। ठीक है ना। बट कॉमर्शियली यूज जो हम करते हैं ना, वो कॉमर्शियल यूनिट नहीं होता है बिजली में, जिसको हम किलोवाट आवर बोलते हैं, इसको एक यूनिट बोलते हैं। इसका यूज हाउस होल्ड में होता है, इंडस्ट्री में होता है, कॉमर्शियल एस्टैब्लिश में होता है। ठीक है। 1 किलोवाट और एनर्जी जो होता है वो इन 1 आवर एट ए रेट ऑफ 1000 जूल/सेकेंड और 1 किलोवाट। ठीक है ना, यानी 1 किलोवाट किसके बराबर होगा, 1 किलोवाट इंटू यू, यानी इतना टाइम यहाँ पे दे दोगे। तो सिंपल ये बस याद रख सकते हो कि 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये कितने के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर होता है। पावर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो, पावर को इस तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं। पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, एफ एस बटे टाइम, एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक और चीज़, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम को क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो एफ इंटू वी भी मान सकते हैं पावर को, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या शुरू करेंगे, साउंड। अब डेली आएगा, क्योंकि बहुत आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया है, 78th BPCA का, TRE 4 भी आने वाला है। तो NCERT हमारा कवर मिलेगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो अब हम 12th चैप्टर में आज ही रिकॉर्ड करने वाला हूँ, वो आपको मिल जाएगा 4 सितंबर को। ठीक है, डेली एक एक प्रीमियर होगा। और फिर चैप्टर नंबर कौन सा है, वाई डू वी फॉल इल। देखो नोट्स शॉर्ट में है, बट जो मैं समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझा रहा हूँ। नोट्स इसलिए शॉर्ट क्योंकि रिवाइज आपको फिर इतना ही करना है, फिर आपका कॉन्सेप्ट ढीला पड़े तो फिर से एक बार ही वीडियो देख लेना। वाई डू वी फॉल इल, जिसमें डिजीज वगैरह का बात करेंगे। उसके बाद है नेचुरल रिसोर्स, उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। थैंक यू।